हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। अगर डाउन हो भी रही है तो उस सपने के बारे में सोच लेना जो आपको 4 महीने बाद हासिल होने वाली है। उसके बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल स्पाइक कर जाएगी और आप अपनी बेयर एक्ट उठाएंगे और सीधे पढ़ने बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 25FFA सेक्शन तक पढ़ा था, है ना। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो सेक्शन 25 है बेटा वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। पर आपको तो इससे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो ये सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि आपके ऑफिसर बनने की तैयारी है। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं सेक्शन 25FFF, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन 25FFF, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 25FFF कहता है कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग्स। ठीक है, देखो जब भी कोई अंडरटेकिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट अगर बंद होता है तो इसमें बहुत सारे इंप्लॉइज वर्क करते हैं, है ना। अचानक से अगर वो बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है एम्प्लॉयर का इतना नुकसान ना हो क्योंकि वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड है। लेकिन जो वर्कर्स है वो कहाँ जाएंगे, जो सालों से काम कर रहे हैं, जो 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो इस चीज के लिए भी जो हमारा लॉ है उसने सबके साथ बिल्कुल इक्वालिटी मेंटेन की है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन दिया है कि कोई भी ऐसा वर्कमैन होगा, एवरी वर्कमैन जो कि कंटिन्यूस सर्विस में है, जो कि कंटिन्यूस सर्विस में है। कितने साल के लिए भाई, तो 1 साल के लिए। कंटिन्यूस सर्विस में है 1 ईयर के लिए। अब 1 ईयर का क्या डेफिनेशन होता है माइंस में और बाकी में, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है मैं फिर से कहूंगी कि प्रीवियस लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू कीजिए इसको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल पीक पे हो, ठीक है। तो चलिए, एवरी वर्कमैन जो कि कंटिन्यूस सर्विस में है और 1 साल तक है, 1 साल तक है, कम से कम 1 साल उन्होंने वर्क किया है, उनको एक नोटिस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई, नोटिस मिलना चाहिए कि भाई ये जो यूनिट है ये बंद होने वाली है और इसके हिसाब से इतने इतने लोग जो है वो रिट्रेंच होंगे, मतलब कि इनको हटाया जाएगा, है ना। आप अपना कहीं कहीं और ढूंढ लीजिए। तो ये नोटिस प्रीवियसली वर्कमैन को मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी अंडरटेकिंग जो है वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में होती है, यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि टाले नहीं जा सकते थे, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे वो कोई और सर्कमस्टांस हो जो कि टाले नहीं जा सकते थे। तो क्या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, तो देखो जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो तो उस समय भाई एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, वर्कमैन जो है उनकी कोई गलती नहीं है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयर की भी तो कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने भी इतना इतना भारी वो सोच के नहीं रखा था। तो उस केस में जो कंपनसेशन है वो कितना होगा, मैक्सिमम कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं 3 मंथ्स का, अगर आपने पहले से नहीं बता पाए, क्योंकि सिचुएशन ही अनअवॉइडेबल है। और उस कंडीशन में जो मैक्सिमम कंपनसेशन है वो कितना हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है। पर किसको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में नहीं मानेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके सोचने वाली बात है। तो पहला है फाइनेंशियल लॉस। मान लेते हैं किसी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और वो बंद होना चाहती है, तो क्या ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, द आंसर इज नो, दिस विल नॉट अमाउंट टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस। सेकंड क्या होता है, देखो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस क्या होता है, जैसे मान लो फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो गई, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, उसको कहेंगे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। फाइनेंशियल लॉस इज प्योरली आप इसको फोर्स ही कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स हो जाता है तो ये भी तो आपका सोचा समझा डिसीजन है ना, आपने कुछ ना कुछ तो सोच के ही स्टॉक पे इन्वेस्ट किया होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, इट विल नॉट कम अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। और क्या होगा, एक्सपायरी ऑफ लीज। एक्सपायरी ऑफ लीज, आपने कोई लैंड, कोई चीजें लीज पे ली रखी है और वो एक्सपायर कर रही है, तो वो भी बेटा आपको पहले से पता है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस। उसके अलावा क्या होगा, चलिए, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन है या मिनरल्स जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है, एग्जॉशन ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई ये तो अनअवॉइडेबल नहीं, आपने जब इसका रिसर्च करा था तो यू नो इट वेरी वेल कि भाई कितना मिनरल है, कितना हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और कितना कब खत्म हो जाएगा, तो दिस विल नॉट ऑल्सो नॉट कम अंडर द दिस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो ये सारे जो है वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में नहीं आ जाएंगे। और इसको डिसाइड कौन करेगा, तो दिस विल बी डिसाइडेड बाय योर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है कि नहीं है। चलिए,
अब इसमें एक 1A है बेटा, इसका पार्ट है एक 1A जो कहता है कि नो वर्कमैन रेफर्ड इन दैट सेक्शन शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी नोटिस और कंपनसेशन। नो नोटिस और कंपनसेशन कब भाई, तो जरा जाने कब। नो नोटिस, नो कंपनसेशन और नोटिस इज रिक्वायर्ड कब, जब कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो भाई आपका एक यूनिट बंद हो रहा है, मान लेते हैं जो मालिक हैं उनके 4-5 फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने एक एरिया की फैक्ट्री को बंद कर दिया लेकिन बाकी 4 ऑपरेशनल है, एंड दे वांट द वर्कर्स टू बी शिफ्टेड टू अदर यूनिट्स। तो उस केस में क्या कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो क्या उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जब आप दे रहे हो तो यू आर नॉट लायबल टू गिव कंपनसेशन एज वेल। चलिए और क्या है, नो इंटरप्शन इन सर्विस, है ना। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आपने दे दिया और कोई इंटरप्शन नहीं है, आज यहां से खत्म करो कल वहां जाके ज्वाइन कर लो, तो वहां पर भी आपको कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ठीक है, देखो ये कंडीशंस हो गए, इसके अलावा आपको कोई भी कंडीशन होता है, मतलब कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आपने दे दिया देन इट्स ओके, और अगर आपने नहीं दिया देन यू विल बी लीगली लायबल टू पे द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं आप सेक्शन 25G में, प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है बेटा, दैट इज टर्मिनेशन। तो क्या प्रोसीजर है, लेट अस सी। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों के फीडबैक्स आए हैं कि वो एक्चुअल में बेयर एक्ट लेकर बैठ रहे हैं, ठीक है, और जो भी उनको क्वेरी हो रही है, देखो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, व्हाट आई एम टीचिंग इज, तो आई एम हैविंग अ बेयर एक्ट, कुछ भी अमेंडमेंट होता है तो आई मेक अ सेपरेट सेक्शन फॉर दैट, ठीक है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है तो उसको मैंने सेपरेट एक लेक्चर लिया है। पर कभी कभी आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये पुराना वाला पढ़े कि फिर नया कुछ आ गया है वो पढ़े, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई छोटी मोटी, इतने सारे एक्ट है, कोई छोटी मोटी अपडेट मुझसे भी मिस हो जाए, ठीक है। तो इट्स आई एम मोर देन हैप्पी टू सी कि आप लोग जो है वो प्रॉपरली बेयर एक्ट लेके बैठ रहे हो और उसके बाद फिर उसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये लिखा है तो ये कहाँ से आया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई वुड अप्रिशिएट इट कि आप इसको जितने भी आप एक्ट्स पढ़ो वो प्लीज बेयर एक्ट लेकर पढ़ो, ताकि कुछ भी क्वेरी हो तो वो वहीं पे सॉल्व हो जाए और वो लंबे समय तक याद रहे, रिविजन भी प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, विथ योर हार्ट ट्रेंचिंग रिस्पॉन्सेस, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप इसको और आगे बढ़ाओ और बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आई वॉन्ट कि इस इनिशिएटिव से मैक्सिमम लोगों का फायदा हो और वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें। सो चलिए आते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन 25G, प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट। क्या है भाई प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट? देखिए अगर कोई एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट है तो उसमें तो लिखा होगा प्रोसीजर, है ना। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, एग्रीमेंट सीज टू एग्जिस्ट, कोई एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कैसे रिट्रेंच किया जाएगा? तो जो भी वहां पे एम्प्लॉय हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से उनको रिट्रेंच किया गया था पहले, मतलब जो लास्ट एम्प्लॉय रिट्रेंच हुआ था उसका जो प्रोसीजर फॉलो हुआ था वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा, कुछ भी नया नहीं आएगा अगर मेंशन नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अग्रीमेंट में प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट मेंशन होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 25H पे। 25H कहता है री एम्प्लॉयमेंट। री एम्प्लॉयमेंट किसका भाई? तो री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कमैन। देखो क्या होता है कि अगर आपने रिट्रेंचमेंट किया लेकिन आप चाहते नहीं थे सामने वाले को निकालना, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपको निकालना पड़ा, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या जो भी हो रहा है उसके लिए आपको निकालना पड़ा, तो उस केस में क्या है कि अगर आप चाहो कि भाई अब मेरे हालात जो है वो सुधर गए हैं और अब मैं और एम्प्लॉइज को हायर करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी वर्कमैन जो रिट्रेंच हो चुका है, ठीक है, तो अब आप उसको सेकंड अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? सेकंड अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि भाई हमने उस समय तो क्या है कि हमारे हालात ऐसे नहीं थे और उस समय कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे या जो भी हो रहा था, उस कंडीशन में हम आपको निकाला, लेकिन अब आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया जाता है फॉर री एम्प्लॉयमेंट, और सबसे पहले इनको ही देना चाहिए बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, है ना। लेकिन अगर आप किसी मिसकंडक्ट के कारण निकाल रहे हो तो फिर बात अलग है, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो रीट्रेंचमेंट का भी जो री एम्प्लॉयमेंट है वो भी किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ठीक है। चलिए 25I है बेटा, ये रिपील कर दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया है। अब आते हैं 25J में, ठीक है। जिनके पास बेयर एक्ट है वो बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। प्लीज 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 हैव अ प्रिंट आउट ऑफ योर बेयर एक्ट। चलिए कमिंग टू सेक्शन 25J, effect of laws inconsistent with this chapter।
इनकंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर। देखो ऐसा कोई लॉ हो जो कि लेबर के बारे में या कुछ ऐसा डील करता हो जो ऑलरेडी इसमें किसी इंडस्ट्री के बारे में डील करता हो, तो देखो हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर करता है ना, किसी भी चीज में आप देखोगे एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत मैटर करता है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज को बिल्कुल कोर तक बिल्कुल एकदम अच्छे से बताया गया है, किसमें भाई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया गया है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो इससे पहले का है, ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि इसमें इसी के कुछ कंडीशन का एंटी मतलब इसका ऑपोजिट कुछ डाला हुआ है, तो फिर हम कंफ्यूज किसको फॉलो करें भाई, देयर लॉट ऑफ लेजिस्लेशन, किसको फॉलो करें। तो उस केस में वी विल बी फॉलोइंग दिस ओनली, वी विल बी फॉलोइंग दिस एक्ट ओनली, दिस चैप्टर के जो इसके जो प्रोविजंस है उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि ये जो है ये जितना भी है, चाहे एम्प्लॉयर का लायबिलिटी हो, चाहे वर्कमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे ले ऑफ हो, चाहे रिट्रेंचमेंट हो, ये सारी चीजें जो है वो इसमें जो डिटेल में बताई गई हैं इसको ही हमें फॉलो करना है, ना कि किसी और एक्ट को जो कि इससे इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए 25K कहता है कि भाई इसका एप्लीकेशन कहां होगा। अब देखो एक हम नए चैप्टर में आ गए, 25K से चैप्टर 5B शुरू है, ठीक है, चैप्टर 5B शुरू है जो कि स्पेशल प्रोविजन से डील करता है, दिस डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस। तो ये जो कह रहा है कि ये जो चैप्टर 5B है यानी कि एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 5B कहां होगा भाई, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 5B कहां तक होगा, तो कह रहा है कि हर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में होगा, हर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में होगा, लेकिन कहां नहीं होगा, जो सीजनल है, एक्सेप्ट सीजनल वर्क, सीजनल जो चलते हैं वहां पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि एक साल का हमको लेना पड़ता है ना कि लास्ट 12 मंथ्स में कितने वर्कर थे, लास्ट 12 मंथ्स में कितना काम हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अब उसको कैसे हम मेंशन करेंगे, तो सीजनल वर्क को काउंट नहीं किया जाता है, और ऐसी जगह पे जहां पे एटलीस्ट 100 एम्प्लॉइज हों, एटलीस्ट 100 आपके वर्कमैन होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट देयर शुड बी, हाँ एटलीस्ट देयर शुड बी 100 वर्कमैन, ठीक है, ठीक है, पिछले 12 महीने में, इन 12 मंथ्स। चलिए ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे लागू होगा। अब कहेंगे भाई कि क्या सीजनल एम्प्लॉय, सीजनल वर्क को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, कहीं ऐसा हो कि सीजन में ऐसे 5000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनके राइट्स का कोई वो नहीं, तो वहां पे बेटा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये लिबर्टी दी गई है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एट डिस्क्रिशन कि उनके ऑर्डर्स फाइनल होंगे। अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पे सीजनल वर्क ही चलता है, यहाँ पे परमानेंट वर्क नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मेक प्रोविजंस जो कि फाइनल होंगे और उस हिसाब से फिर वो इंडस्ट्रियल यूनिट चलेगा, ठीक है। चलिए के हो गया। अब आते हैं 25L पे। 25L क्या है बेटा, डेफिनेशन है, ठीक है, जो डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्ट्री का जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन्ड है, माइन का जो कि माइंस एक्ट में मेंशन्ड है, प्लांटेशन का जो कि प्लांटेशन लेबर एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो इसको आपको ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो सब में दिमाग लगाओगे तो फिर ऐसे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, है ना, तो सिर्फ उसमें दिमाग लगाना है जो कि एक्चुअली में कुछ इफेक्ट डाल रही है, मतलब कुछ ऐसा है, थोड़ा सा भी ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिपीट करने से और इसको लेंदी बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए कमिंग टू सेक्शन 2M, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ। मैंने फिर बोला है बेटा कि एम्प्लॉयर के लिए बहुत आसान सा बात हो सकता है ले ऑफ करना, ठीक है, या रिट्रेंच करना, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं वो उनकी तो रोजी रोटी है, वो तो सालों से काम कर रहे हैं, मतलब आपको पता है अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मतलब हो सकता है बहुत लोग काम भी कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो लोग बहुत लंबे समय से काम करते हैं ना और जिनकी फैमिलीज हो जाती हैं, मतलब कि द एंटायर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन इट, उस कंडीशन में ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यू हैव टू पे योर बिल्स, है ना, और अपना तो छोड़ो, इंसान खुद का कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, व्हेन यू हैव किड्स, तो उस कंडीशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे पूरा होंगे। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक वर्कमैन के लिए कि वो मतलब कि एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जगह लगे, और फिर बहुत सारा कंपटीशन है ना, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारे लोग जो है वो एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्म्स फिल करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहला दिया गया है क्या भाई, तो नो वर्कमैन, कोई भी ऐसा वर्कमैन नहीं होगा जिसका नाम मस्टर रोल्स में है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के काम कर रहा है एक आध दिन के लिए, जिसका नाम मस्टर रोल्स में है। और याद रखना बदली वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बदली वर्कर क्या है मुझे आप बताएंगे,
टेल मी वो हु आर बदली वर्कर्स, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नो वर्कमैन, कोई भी वर्कमैन है जो कि मस्टर रोल में जिसका नाम है, ठीक है, तो वो क्या उसको क्या है कि अगर उसको ले ऑफ करना है, ठीक है, ले ऑफ करना है, अगर वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से है तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से नहीं है तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा भाई? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। अगर आप मास ले ऑफ कर रहे हो तो आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, और वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी ऐसे ही परमिशन नहीं दे देगी कि हाँ भाई ठीक है डू एज व्हाटएवर यू वांट। नोटिफिकेशन इशू करेगी। कहां करेगी भाई? तो ऑफिशियल गजट में इशू करेगी कि भाई ये रीजन है जिसके कारण ये ले ऑफ हो रहे हैं एंड दे आर अलाउड फॉर इट। तो ये चीज प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है, या माइंस से इशू है, ठीक है, माइंस का इशू है, तो माइंस के इशू में क्या हो सकता है? मान लेते फायर है, फ्लड है, ठीक है, कुछ भी ऐसा है तो उस कंडीशन में ले ऑफ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कहता है कि भाई एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। अगर आप परमिशन सीख करोगे कि इसे, अगर अपन लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एप्लीकेशन भी देते थे तो एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता था ना, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उस हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो इसको कंसीडर करेंगे और फिर आपको वापस रिव्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 25N में। कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन को रिट्रेंच करना है अगर, तो क्या क्या कंडीशंस हैं? तो पहला कह रहा है कि इंडस्ट्रियल यूनिट में कोई भी व्यक्ति है जो कि 1 साल से काम कर रहा है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, उस केस में क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 months प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। देयर शुड बी अ नोटिस 3 months प्रायर। कितना नोटिस देना पड़ेगा? 3 महीने प्रायर का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि रीजंस मेंशन्ड होने चाहिए। द रीजन शुड बी मेंशन्ड इन राइटिंग कि भाई ये रीजन है और इसलिए आपको रिट्रेंच किया जा रहा है। और उस नोटिस पीरियड का ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं लोगे, नोटिस पीरियड का पेमेंट मिले। जाहिर सी बात है, नोटिस मिल गया 3 महीने बाद आपको छोड़ना है तो 3 महीने का सैलरी तो मिलेगा ही ना। तो 3 months का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और दूसरा क्या है कि आपको प्रायर पर, देखो मास रिट्रेंचमेंट, एक आध को आप हटा रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, समझ में आता है। मास रिट्रेंचमेंट कर रहे हो तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। प्रायर परमिशन किससे लोगे भाई? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से लोगे। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कैसे देगी आपको ये? तो वो देगी वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 क्या कहता है कि इसका जो एप्लीकेशन है बेटा, ये जो एप्लीकेशन है जो कि आप प्रायर परमिशन लेने के लिए ये जो एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है वो कौन देगा? तो वो एप्लीकेशन देगा एम्प्लॉयर। कौन देगा? द एप्लीकेशन विल बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। जैसा जो फॉर्मेट है, जाहिर सी बात है एक फॉर्मेट होता है, तो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी। कॉपी किसको देनी पड़ेगी भाई? वर्कमैन को देनी पड़ेगी कि भाई हमने ये परमिशन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये रीजन है, इसलिए हम रिट्रेंच कर रहे हैं एम्प्लॉइज को। तो ये चीज आपको एक तो आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कॉपी इसका वर्कमैन को भी देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए आते हैं अगले सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 25O। 25O क्या कहता है? प्रोसीजर ऑफ क्लोजिंग डाउन एन अंडरटेकिंग। अगर आपको कोई अंडरटेकिंग क्लोज करना है तो क्या एकदम आओगे और आज आओगे बोलोगे बंद करना है, ऐसा करोगे क्या? नहीं, क्योंकि फिर मैं कह रही हूं कि एम्प्लॉयर भले इसको बहुत प्लानिंग से करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं बेटा वो इतनी प्लानिंग से नहीं करते हैं। वो उनका तो पूरा रोजी रोटी ही उससे चल रहा है, तो वो क्या करेंगे? तो भाई क्या प्रोसीजर है? तो पहला कह रहा है कि आपको पहले, अगर आपने सोचा कि भाई हाँ अब हमको ये जो मेरा यूनिट है, ये जो अंडरटेकिंग है, इसको अब हमको बंद करना है, नाउ वी आर नॉट एबल टू रन इट बीट एनी रीजन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। कितने दिन की भाई? 90 डेज पहले। 90 डेज पहले आपको प्रायर परमिशन देनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, जिसमें आप रीजंस मेंशन करोगे। यू विल बी मेंशनिंग द रीजंस कि भाई मैं ये जो बंद करने का सोच रही हूं, ये मैं क्यों कर रही हूं, ठीक है। और इसकी कॉपी दोगे आप
क्या इसकी जो प्रायर परमिशन की जो कॉपी है वो किसको दोगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन को। अगर ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन को भी इसकी कॉपी दोगे कि भाई हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लिया है, क्या रीजन है, क्यों हम इस अंडरटेकिंग को क्लोज करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से बतानी पड़ेगी, है ना बेटा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों का इससे नुकसान होगा, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही है तो उस पर तो हमको थोड़ा प्रिकॉशन तो बरतना पड़ेगा ना। चलिए पार्ट 2 कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन मिला वो क्या करेगी बेटा? इंक्वायरी करेगी। क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये देगी। किसको देगी? तो सबको, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, जो जो इफेक्टेड होंगे, जितने भी इफेक्टेड पार्टीज होंगी उन सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगी कि भाई ये रीजन है, अचानक से बंद कर रहे हैं तो इतने लोगों का नुकसान हो जाएगा। फिर एम्प्लॉयर अपना बताया कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, हम इतने लोन में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस करेगी, ठीक है। चलिए, अगर कुछ भी इशू होता है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्युनिकेट करेगी। अगर 60 दिन तक परमिशन नहीं मिलता है, अगर ऐसा है कि 60 डेज तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई भी परमिशन नहीं दिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा बेटा? तो उस केस में इसको 60 डेज के बाद ऐसा डीम कर लिया जाएगा कि ग्रांट हो गई है, ठीक है। 60 डेज तक तो टाइम लिया जाएगा। अगर मैंने एप्लीकेशन दे दिया और 60 डेज तक वो एप्लीकेशन ग्रांट नहीं हुआ है और उसके बाद सोचो कि अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है, तो उसके बाद 60 डेज के बाद ये डीम कर लिया जाएगा कि हाँ भाई अब ये ग्रांट हो चुका है। यानी कि टाइम लिमिट जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है वो 60 दिन का दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये जो ऑर्डर है बेटा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर, देखो अगर डिनाई करना है तो डिनाई कर सकती है, ऐसा थोड़ी कि 60 दिन के बाद ऑटोमेटिकली, नहीं, डिनाई चाहे तो कर सकती है। अगर कुछ नहीं बोल रही है तो, जैसे वो अपन ने वो देखा गवर्नर का एक्सेंट और प्रेसिडेंट का एक्सेंट वाला जो स्टोरी है ना, सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो हम लोग अमेंडमेंट वाला पढ़ते थे, मतलब आई गेस आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई अमेंडमेंट का या कोई भी बिल पास होने का अगर कुछ है, मनी बिल का है, तो क्या है कि आपको प्रेसिडेंट को देना पड़ता है और विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम अगर वो रिटर्न नहीं भी करते हैं तो इट डीम्स टू बी ग्रांटेड, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है तो इट डीम्स टू बी ग्रांटेड, ठीक है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है या डिनाई कर देती है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वो जो टाइम है उसमें, तो वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग टू द पार्टीज, ठीक है। इसमें फिर कुछ और भी चेंजेस नहीं आएंगे, फाइनल एंड बाइंडिंग टू द पार्टीज होगा ये। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खुद भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई ये जो है इशू ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लीगल पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है और कोई एक्सपर्ट इसको ज्यादा अच्छे से बता सकता है, तो ये रेफर कर सकती हैं, रेफर द मैटर टू द ट्राइब्यूनल, वो क्या कर सकती हैं? इस मैटर को ट्राइब्यूनल में भी रेफर कर सकती हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही दे, अगर उनको लगता है कि भाई ये जो इशू है दिस कैन बेटर बी सॉल्व देयर, तो वो उनको वहां पे भेज सकती हैं। आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू, ठीक है। चलिए, और ये जो ट्राइब्यूनल है, एक चीज और, ये जो ट्राइब्यूनल है ये कितने दिन में अपना ऑर्डर पास कर देगा? 30 डेज में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 30 डेज में पास कर, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा बेटा, एम्प्लॉयर को उसके एक्सपेंसेस भी तो है ना, तो वो अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो हाउ विल ही डू इट? सो द गवर्नमेंट मेक श्योर्स एंड द लॉ मेक श्योर्स कि कोई भी इनकन्वीनियंस हमारी साइड से डिले के कारण ना हो, ठीक है। चलिए, अरे आगे बढ़ो। चलिए आते हैं सेक्शन 25P में, ठीक है। 25P क्या कहता है भाई? तो सेक्शन 25P कहता है कि रीस्टार्टिंग द क्लोज्ड अंडरटेकिंग्स। देखो बंद तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि अब हमारे हालात जो है वो सुधर गए हैं और हमें इसको वापस से शुरू करना चाहिए, यानी कि वापस से ये जो हमारा यूनिट था उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो किस कंडीशन में हम ये स्टार्ट कर सकते हैं? तो पहला ये था कि जो क्लोज्ड हुआ था वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण हुआ था, यानी कि उस समय पे कुछ ऐसी कलामिटी, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण ये जो यूनिट है वो क्लोज करना पड़ा, तो हम उसे वापस शुरू करना चाहते हैं। दूसरा क्या कहता है? पॉसिबिलिटी है रीस्टार्ट की।
है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल बाबा एकदम आदम जमाने का कुछ है और अब इसकी कोई संभावना ही नहीं है रीस्टार्ट की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रीस्टार्ट। थर्ड क्या कहता है कि जो यहाँ पे वर्कमैन को रिट्रेंच किया गया था उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, यानी कि बहुत लोगों का भला होगा। द रिहैबिलिटेशन ऑफ वर्कमैन जो थे उनके लिए ये जरूरी है, मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण हमने कर तो दिया था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं वो बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और हम भी इस हालत में है कि हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो उस केस में भी। और अगला क्या कहता है कि नो हार्डशिप टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है वो करना भी चाहता है इसको स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा या कुछ होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड दे वांट टू स्टार्ट इट, तो उस केस में भी इसको हम क्या करेंगे कि वी विल बी जो अंडरटेकिंग है उसको दोबारा से ओपन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 25Q। सेक्शन 25Q क्या कहता है कि पेनाल्टी है, पेनाल्टी है किस चीज के लिए भाई, फॉर ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। मैंने बार बार बोला है कि इसके लिए आपको मास ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, किससे लेनी पड़ती है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। अगर आपने नहीं लिया विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आपने इतना जो ले ऑफ है या रिट्रेंचमेंट है वो कर दिया, तो उसमें क्या आपको सजा मिलेगी, तो क्या सजा मिलेगी बेटा, तो इम्प्रीजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की, क्या हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की, और फाइन हो सकता है कितना, 1000 रुपीज का, ठीक है। इम्प्रीजनमेंट 1 मंथ एंड फाइन 1000 रुपीज, ठीक है। चलिए 25R क्या कहता है, क्लोजर, क्लोजर करते हो अगर आप, क्लोजर अगर आप करते हो बिना परमिशन के, ठीक है, बिना प्रोविजंस को अप्लाई किए हुए अगर आप क्लोजर करते हो, उस केस में क्या होगा बेटा, तो इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, कितनी हो सकती है, 6 मंथ्स की, ठीक है, और फाइन हो सकता है, कितना हो सकता है भाई, 5000 रुपए का, 5000 रुपए का फाइन हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। चलिए सेक्शन 25T क्या कहता है, 25T क्या कहता है, 25T कहता है कि अगर आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होता है, तो उस केस में मतलब क्या आप कर सकते हो, तो ये जो सेक्शन है वो आपको बताता है प्रोहिबिशन की नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को नहीं कर सकते हैं। और 25U जो है वो पेनाल्टी बताता है इसके लिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की पेनाल्टी बताता है, और पेनाल्टी कितनी है बेटा, तो इम्प्रीजनमेंट है जो कि मैक्सिमम हो सकती है 6 मंथ्स की, मैक्सिमम हो सकती है कितनी, 6 मंथ्स की, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 6 मंथ्स की है, और फाइन हो सकता है, फाइन कितना हो सकता है बेटा, मैक्सिमम हो सकता है 1000 रुपए। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, 25U ये कहता है। चलिए और भी पेनाल्टीज हैं थोड़ी बहुत, जो कि है सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है कि अगर इलीगल स्ट्राइक है, क्या है, इलीगल स्ट्राइक है या लॉकआउट है, अगर इलीगल स्ट्राइक है या लॉकआउट है, तो उस कंडीशन में इंप्रीजनमेंट हो सकती है, कितनी भाई, तो 1 मंथ की हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है, तो फाइन बेटा बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, दिस इज 50 रुपीज। फाइन कितना हो सकता है, 50 रुपए हो सकता है। लेकिन सोचो ना, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, इतने सारे वर्कमैन है जो स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कि अगर 1000 लोग भी है तो 50,000 होते हैं, ठीक है। तो इम्प्रीजनमेंट 1 मंथ और फाइन जो है वो 50 रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन 27 क्या कहता है, पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन, पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन, अगर भड़काता है कोई कि भाई जाओ स्ट्राइक करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, तो ऐसे भड़कावे में नहीं आना है, खासकर स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। तो पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन अगर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट हो सकती है 6 मंथ्स की, और फाइन हो सकता है, फाइन कितना हो सकता है बेटा, क्यों 1000 रुपए की, देख रहे हो कि मतलब स्ट्राइक करने पे 1 मंथ की इंप्रीजनमेंट, लेकिन इंस्टिगेशन पे 6 मंथ्स की, क्यों, क्योंकि इंस्टिगेट करने पे ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ जाता है ना, इसीलिए कभी भी हमको अपने लाइफ में इंस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। चलिए कमिंग टू सेक्शन 8 क्या कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल एड देते हो किसको, इलीगल स्ट्राइक को, तो गलत काम को कराना या गलत काम में सपोर्ट करना ये भी उतना ही गलत होता है। तो फाइनेंशियल एड अगर कर रहे हैं टू इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट, ठीक है, अगर इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट में हम क्या कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंप्रीजनमेंट कितना हो सकता है, 6 मंथ्स तक का इंप्रीजनमेंट हो सकता है, और फाइन कितना हो सकता है बेटा, 1000 रुपए का फाइन भी हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, दिस इज ऑल अबाउट पेनाल्टी, फैक्चुअल है बेटा, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
सेक्शन 29 क्या कहता है कि पेनाल्टी है किस चीज के लिए, अगर आपको कोई अवार्ड, कोई सेटलमेंट मिला, कोर्ट ने आपको कोई अवार्ड दिया, आप उसको मान ही नहीं रहे हो, ठीक है, आपने कोई हाई कोर्ट में अपील भी नहीं करा है और आप उसको मान ही नहीं रहे हो, नहीं मानेंगे जाओ, तो भाई कोर्ट की सैंक्टिटी, ट्राइब्यूनल की सैंक्टिटी कहां जाएगी, तो उसके लिए भी पेनाल्टी डिसाइडेड है। पेनाल्टी फॉर किस चीज के लिए भाई, तो ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड, सेटलमेंट या अवार्ड को अगर कोई ब्रीच करता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में इंप्रिजनमेंट हो सकती है, कितनी भाई, तो 6 मंथ्स की, ठीक है, 6 मंथ्स की। बेटा देखो सब में मैक्सिमम 6 मंथ्स की है, जो 1 मंथ वाला है वो आप याद कर लीजिए, बाकी आपको ध्यान रहेगा 6 मंथ्स, है ना। तो 6 मंथ्स की पेनाल्टी हो सकती है, ये इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। फाइन का एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाए, अगर इसको कंटिन्यू मतलब ब्रीच फिर भी कंटिन्यू है, सजा मिल गई फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसके बाद फाइन कितना हो सकता है। फाइन यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइन मेंशन है, कितना है बेटा, 200 पर डे। जितने दिन की गड़बड़ी करोगे उतना आपका फाइन बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर 1 महीने तो 6,000 रुपए, ठीक है, ऐसा किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे और क्या है, तो सेक्शन 30 क्या कहता है, अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया, मतलब आपने सेक्शन 21 में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, सेक्रेटरी जो है वो रिटन में देते हैं ऑफिसर्स को कि भाई हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज ना किया जाए बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो उस केस में आप उसको नहीं करेंगे अनलेस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन अगर फिर भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है तो उसमें क्या हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है, इंप्रिजनमेंट कितनी हो सकती है भाई, तो 6 महीने की हो सकती है, और फाइन हो सकता है, फाइन कितना हो सकता है, 1,000 रुपए। फाइन तो उतना ज्यादा नहीं है, पर इंप्रिजनमेंट दैट इज 1 दिन का इंप्रिजनमेंट भी बिल्कुल सजा है, ठीक है। मतलब आई बिलोंग टू द लीगल बैकग्राउंड, आई हैव सीन पीपल जो कि सजा काटते हैं, तो मतलब 1 दिन का भी अगर आपको जिसको मिल रहा है ना, दे नो कि हाउ हार्श इट इज, तो जो इंप्रिजनमेंट है दैट इज हार्श, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन है 30A क्या कहता है बेटा, 30A कहता है पेनाल्टी फॉर क्लोजर, आपने क्लोज कर दिया यूनिट को विदाउट नोटिस, बिना नोटिस दिए, तो भाई एम्प्लॉइज कहां जाएंगे, वेयर विल द एम्प्लॉइज गो, तो वो तो अपील करेंगे ही। तो कह रहा है क्या भाई कि इसमें भी क्या हो सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इंप्रिजनमेंट है, ठीक है, IMP जो लिख रही हूँ इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता दूं, ये नहीं कहना कि मैम बोल रही इंपॉर्टेंट 6 महीने, नहीं, इंप्रिजनमेंट। तो इंप्रिजनमेंट हो सकता है, कितना हो सकता है बेटा, 6 महीने के लिए हो सकता है, और फाइन हो सकता है यहाँ पे 5,000 रुपए का, ठीक है, 5,000 रुपीज। चलिए 31 क्या कहता है, पेनाल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस, पेनाल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस, कौन कौन से अदर ऑफेंसेस है भाई, सेक्शन 33 के हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 33 के जो अदर ऑफेंसेस हैं उसमें कितना हो सकता है, उसमें इंप्रिजनमेंट हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई, 6 महीने की हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तो मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल सा है, ठीक है, पर हमारे यहाँ मतलब इन पटना, आई बिलोंग फ्रॉम पटना ओनली, तो वहां पे तो बिना हेलमेट का 1,000 रुपए लग रहा है, तो फिर ये तो फिर भी कम ही है ना, द इम्प्रिजनमेंट पार्ट इज अ बिट हार्श। चलिए कमिंग टू सेक्शन 32, सेक्शन 32 क्या कहता है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर देखो मैंने फिर बताया कि जो कंपनीज होती हैं बेटा, जो कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनीज है या जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो सेपरेट एंटिटी होती हैं बेटा, जो कंपनी है वो क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। तो जो भी इनका अगर कोई वो कंपनी कोई ऑफेंस करती है, ठीक है, तो जो भी उनका डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, जो भी कंसर्न्ड पर्सन होंगे दे विल बी गिल्टी, जो भी कंसर्न्ड पर्सन होंगे दे विल बी गिल्टी, वो उसके लिए गिल्टी होंगे, ठीक है। तो वी विल बी स्टॉपिंग हेयर 32 सेक्शन तक, एक लेक्चर बेटा इसका और लगेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग एक्ट। तो थोड़ा सा बाकी एक्ट जो छोटे एक्ट थे वो ऐसे 1 घंटे या 1.5 घंटे मतलब 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर में खत्म हो गया, इसका एक पार्ट और आएगा एंड आई विल बी फिनिशिंग इट। तब तक मैं फिर से कहूंगी, हैव अ बेयर एक्ट विथ यू, कंटिन्यू स्टडिंग, क्योंकि एग्जाम सब पास हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि बोर हो रहे हैं हम, बिकॉज बेटा दिस इज अ सब्जेक्ट, इसमें कोई आपको कुछ, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट आई और एनीबडी, किसी को आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि आपको ऑफिसर क्यों बनना है, ये आपका इंस्टिंक्ट है जो आपको ऑफिसर बनाना चाहता है, एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। सो कीप लर्निंग एंड कीप गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपकी इस जर्नी में पूरी तरह साथ दे सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।